डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद एंड डियर डिफेंस एस्पिरेंट, आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में वेलकम एंड स्वागत है। जैसा कि आज सीडीएस का पेपर हुआ और सीडीएस का पेपर देख के ये लगा कि क्वेश्चन जो भी जीएस के पूछे गए हैं वह क्वेश्चन न बहुत ज़्यादा टफ है न बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ ये कह सकते हैं क्वेश्चन मॉडरेट पूछे गए हैं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अप्लाइड क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप सीधे सीधे नोट्स पढ़ के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाइएगा, वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। इसके लिए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके प्रस्तुत हो रहे हैं और सीडीएस के सभी आंसर की आपको जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी .in पर अवेलेबल है। आप वहां से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं सीडीएस का आंसर की। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग Indian kings was praised in glowing terms in the प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछ रहा है कि वह कौन से किंग से संबंधित था। तो ऑप्शन ए है अशोका, बी है हर्षवर्धना, सी है समुद्रगुप्ता और डी है बिंदुसार। तो अगर आप आएंगे प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा इनिशिएट किया गया। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है ई.वी. रामास्वामी नायकर और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को क्या किया गया, इनिशिएट किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी of Takshila mentioned in the ancient Indian text was identified by। ए है अलेक्जेंडर कैनिंग, आर.डी. बनर्जी, जोआन मार्शल और दयाराम साहनी। तो अगर आप आएंगे तो ये 3 जो नाम दिए गए हैं ये तीनों जो है हड़प्पा ट्रेंड से संबंधित बातें बताई गई हैं। उसके अलावा 3 का ऑप्शन ए सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट जैन आचार्य। इन दिए गए 4 ऑप्शनों में से कौन जैन आचार्य नहीं थे। पहला ऑप्शन दिया गया है भद्रबाहु, बी ऑप्शन खेमा, सी हरिभद्र और डी ऑप्शन दिया है सिद्ध सेना दिवाकरा। तो इस प्रकार खेमा जो है जैन आचार्य नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में, तो उनका फर्स्ट अपीयरेंस भारत में कहाँ पे होता है। ए दिया है चंपारण 1917, बी खेड़ा 1918, सी इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 और डी है राउलेट रिवोल्ट सत्याग्रह 1919। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है अकॉर्डिंग टू UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इन विच ऑफ द HDI कंपोनेंट्स हैज इंडिया इम्प्रूव इन रिसेंट ईयर्स। कह रहा है कि HDI 2020 के अंतर्गत ये जो टाइटल्स दिए गए हैं, कौन कौन से टाइटल्स में इंडिया ने सुधार किया है, रिफॉर्म किया है। तो अगर आप आएंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, GNI पर कैपिटा, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये सभी में जो है क्या किया गया है, सुधार किया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है द प्रोविजंस द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट्स इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप आएंगे तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने का बात जो है कहाँ पे कहा गया है, पार्ट 4 में बताया गया है, DPSP में बताया गया है। पार्ट 4 DPSP के अंतर्गत बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइज हु वाज assassinated recently was the president of which one of the following countries। ये जोवेनेल मोइज के बारे में पूछ रहा है कि वह किस कंट्री के जो है प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन दिया है डोमिनिकन रिपब्लिकन, ऑप्शन बी दिया है हैती, ऑप्शन सी दिया है ग्वेटामाला, ऑप्शन डी दिया है क्यूबा। तो यह जो है बी हैती के जो है क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हैती के। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रिसेंटली विच वन एमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली कौन सा मिनिस्ट्री फॉर्म किया गया है, न्यू मिनिस्ट्री बनाया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है एक मिनिस्ट्री बनाया गया है, न्यू मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे 10 नंबर इंडियन नवल शिप INS तबर had recently participated in a 2-day naval exercise with the Italian Navy. The exercise was conducted in। कह रहा है कि इंडियन नवल शिप INS तबर का जो है रिसेंटली कहाँ पे एक्सरसाइज किया गया, कौन से सी में। ऑप्शन ए है आयोनियन सी, ऑप्शन बी है एड्रियाटिक सी, ऑप्शन सी है तिरनेमियन सी और डी ऑप्शन है मेडिटेरियन सी। तो अगर आप आएंगे तो इसका जो है डी ऑप्शन होगा मेडिटेरियन सी में जो है इसका एक्सरसाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो हम लोगों ने CDS के 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसके जो है CDS एग्जाम के पूरे आंसर की को पाने के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस वेबसाइट पे www.trisulDefenseacademy.in पर जाके वहाँ से आप जो है CDS का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद एंड थैंक यू डियर डिफेंस एस्पिरेंट। जय हिंद, वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। गुड इवनिंग कैंडिडेट्स, माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी वेलकम करता हूँ आपके TDA की लाइव स्ट्रीम चैनल पे। जैसे बेटा आपको पता है CDS का एग्जाम हुआ है, उसकी हम फिजिक्स की आंसर की लेके मैं आया हूँ आपके सामने। आज जो एग्जाम हुआ है CDS का, इसमें 9 क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स के। चलिए हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं और उनका सही आंसर जानने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश नहीं है, ये कंफर्म है एक तरह से मेरी तरफ से कि इसका आंसर यही है। आप लोग इसे चेक करिए और देखिए कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू।
ये बोल रहा है, ये पूछा गया है कि जो आपने प्रकाश का अपरिवर्तन पढ़ा है यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हाट वुड बी हैपन, ऐसा क्या होता है कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड होती है। उसका सीधा सीधा एक आंसर है, रीजन बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका आंसर सही क्या होगा आपका, बताएं। स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ये सबका बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा और ये सबका करेक्ट होना चाहिए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बढ़ते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम ए बस स्टैंड एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म oscillations attain a speed of 20 km/h in 10 minutes, what its oscillation। ये जो क्वेश्चन आया है ये अगर देखा जाए सबसे आसान क्वेश्चन आया है सीडीएस के फिजिक्स में, क्योंकि आप क्लास 6 से एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, oscillation चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो यहां पे आपको वेलोसिटी स्पीड कितनी दी हुई है, 20 km/h। यूनिट पे यहां हमें ध्यान देना था, ठीक। और यहां दे रहा है 10 मिनट, तो 10 मिनट को आवर्स में चेंज करो, आवर में करोगे तो क्या होगा, आवर में चेंज करोगे तो 10/60, ठीक। 60 ऊपर गया, 20 × 60 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल, आया 120 km/h स्क्वायर, ठीक। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 120 km/h स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। आई होप आपने ये आंसर करेक्ट लगाया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 kHz एंड ए वेवलेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 2.4 किलोमीटर। क्या कहने का मतलब है कि एक साउंड वेव ट्रेवल कर रही है जस्ट लाइक दिस, इस तरह सपोज कर लो एक साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल कर रही है वो फ्रीक्वेंसी है 4 kHz, उसकी वेवलेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल लें, 30/100 मीटर, और कितना टाइम समय लगेगा उसे ट्रेवल करने में, अगर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 2.4 किलोमीटर, ठीक। तो इसे मीटर में बदल लें, तो मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 2.4 है 24/10 किलोमीटर है तो मीटर 1000 कर लीजिए, 1 0 कैंसिल, ये आ गया 2400 मीटर। चलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, राइट, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी दी है 4 kHz, वेवलेंथ आपको दिया है 30/100, ठीक। तो ये आप उसको सॉल्व करेंगे, 2 2 = 4, 2 5 = 10, क्या है आपका 6/5, और डिस्टेंस आपको दिए 2400। तो आपका फॉर्मूला लगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट आपको दिए 2400, 6/5 नीचे आया वेलोसिटी के, तो 5 ऊपर गया, ये 6 4 = 24, 5 से 400 मल्टीप्लाई हुआ है आपका 200, ठीक, 200 आया आपका 2000 आया आपका टाइम, और ये आया आपका किलो सेकंड में, ठीक। आपका आया ये पर किलो सेकंड में, क्योंकि ये किलो हर्ट्ज था, तो किलो उसमें से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 2 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन 2 सेकेंड। तो आपको बस वेलोसिटी यानी फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहां से वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट आपको दी है मीटर में चेंज कर लो, टाइम पूछा था टाइम आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो जनरली एक प्रैक्टिकल है, जिसने प्रैक्टिकल बहुत आसान तरीके से या अच्छे से किया होगा एग्जाम में भी स्कूल में भी, तो वो बहुत आराम से कर लेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये पावर है, पावर पे क्लास 9th पे क्वेश्चन आपको सिखाया जाता है फॉर्मूले पावर्स के, ठीक। मैंने भी सिखाए हैं आपको, और मैंने भी आपको बताए हैं कि पावर से क्वेश्चन जरूर रहता है। अगर हम बात करेंगे पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम, है ना।
और एक फॉर्मूला होता है v इंटू आई भी, और भी है आई स्क्वायर आर टी भी है, वी स्क्वायर बाई आर भी है। ठीक, इतने फॉर्मूले हैं, लेकिन इन दो फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन सीडीएस में इनसे जरूर रहता है। जैसे इस बार आया, बोले कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें वोल्ट कितना दिया है, वोल्ट आपको दिया है 110 वोल्ट। ठीक, करंट कितनी है 0.2 एम्पियर, तो पावर क्या होगी, पावर यानी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 110, करंट आपको दिया है 0.2 एम्पियर, पॉइंट हटाया 10 हटाया ये कैंसिल, पावर आपका आ गया 22 वॉट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 22 वॉट। तो ये है आपका पावर का क्वेश्चन। ठीक, जैसे मैंने आपको बोला था 3 क्वेश्चन अभी वही आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने बोला भी था कि पावर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इलेक्ट्रिसिटी से, और साउंड वेव से क्वेश्चन रहेगा, वो भी रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और वेवलेंथ से, जिससे क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि सीडीएस के इतिहास में 5वीं बार ये 5th टाइम आ गया, इस वाले को हम काउंट करें 5वीं बार पूछा गया, और ये 5th क्वेश्चन है भी जो आया है। ये 5 बार सीडीएस में पूछ लिया गया है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसकी इमेज रियल एंड ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा बताओ। और इसका रट गया है सबको आंसर, उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। सिंपल सा इसका लॉजिक है। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है, ऐसा नहीं कि तुम सीडीएस के एग्जाम तो सीडीएस में ही आया है, अगर आप एनडीए के पेपर में उठा के देख लोगे ना तो भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट होता है, किसी न किसी यूपीएससी रिपीट करती है। ठीक, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ पे रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने, उसकी रियल एंड इमेज आएगी, तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है ना। 6th क्वेश्चन कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ, वो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर बनती है वो किस फील्ड में रहती है, किस फॉर्म में रहती है। चलिए हम लोग सोलेनॉइड बनाते हैं। ठीक, अगर हमने ये वायर को एक कॉइल के फॉर्म में अरेंज किया, बैटरी और की से हमने कनेक्ट किया, और जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था तो ये देखिए करंट जा रही है इस डायरेक्शन। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, जस्ट लाइक ए परमानेंट मैग्नेट। तो अब इसके अंदर देखो ये हमारा साउथ पोल है और ये नॉर्थ। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, एकदम स्ट्रेट यूनिफॉर्म में। इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, 4th ऑप्शन पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सोलेनॉइड का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनती है। तो वैसे तो सर्कुलर इन नेचर है, लेकिन मैग्नेट सोलेनॉइड के एक सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर कैसी रहती है, पैरेलल रहती है स्ट्रेट लाइन में। और ये भी परमानेंट मैग्नेट में यहाँ नॉर्थ पोल होता है, वहां साउथ पोल, और सोलेनॉइड में स्पेशली यहाँ साउथ पोल होता है, उधर नॉर्थ पोल होता है। तो सोलेनॉइड इसलिए हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, चलिए इसकी बात कर ले। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 2 फिनोमिनन थे कि अगर रेयर से डेंसर में रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो अगर हम उसकी बात कर ले, ये है मीडियम सरफेस का, ये रे ऑफ लाइट आई, तो ये इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ हुआ, तो वो क्या होगा, जब ये रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी रे ऑफ लाइट तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि इस लाइट की स्पीड में चेंज आने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर भागेगी। तो इसका सही जवाब क्या है, स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये फिनोमिनन था रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 8th, ये है प्रैक्टिकल। An electric circuit is consisting of a cell of a ammeter
and a nichrome wire of length L, if the length of wire is reduced to half, अगर लेंथ को हम आधा कर दें तो उसके एमीटर की रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया। लेंथ अगर आधी हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? डबल हो गया, सिंपल। तो यहां पे आंसर क्या होगा? गेट्स डबल। ठीक, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, लेंथ आधी है, लेंथ आधी है तो ये जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो उधर जाके इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या है? गेट्स डबल। लास्ट क्वेश्चन जो आया है फिजिक्स में वो क्या पूछा गया है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं हम। पता है क्वेश्चन किसका है? आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। क्लास 9 की एनसीईआरटी उठाना, चैप्टर मोशन, उसका पहला मोशन के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एथलीट कंप्लीट, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है, चाहे उठा के देख लेना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई बोर्ड के, ठीक, क्लास 9th और 10th के, तो एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखो। एक एथलीट है, कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक, इसका डायमीटर दिया है आपको 100 मीटर 20 सेकेंड में, तो बेटा रेडियस कितना होगा? 50 मीटर, है ना। फिर क्या बोल रहा है? 20 सेकेंड में ना, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 1 मिनट 10 सेकेंड में, ये हुआ 60 सेकेंड प्लस 10 70 सेकेंड। 70 सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे 20 सेकेंड से तो आ गया 3.5 रिवॉल्यूशन, ठीक, और 3.5 रिवॉल्यूशन आ गया तो 2 पाई आर इंटू एन, 2 इंटू 22/7, रेडियस है 50, एन आया है 3.5, 7 5 यानी 0.5, पॉइंट हटा 10, 0 घटा, 5 है 25 इंटू 44, तो ये आएगा आपका 2022 नियर अबाउट। इसका आपका आंसर आएगा 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो वो जहां से चला था वहीं वापस आ गया तो वो तो हो गया 0। तो सिंपल सी बात है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0 मीटर 100 मीटर। तो ये थे 9 क्वेश्चंस जो बहुत आसान तरीके से आपसे पूछे गए थे। वही लॉजिक था कि ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको बोला था 9-10 की एनसीईआरटी उठाओ, एस चांद को पढ़ो, बुक रिफ्रेशर के फॉर्म में, आपके सारे क्वेश्चन फिजिक्स के हो जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से 9 क्वेश्चन जो आज सीडीएस में हमने डिस्कस किए। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन हो, मेरी तरफ से मैं ये जरूर चाहूंगा। थैंक यू एंड जय हिंद। Hello students, myself Ashish Pandey welcomes you on YouTube channel of Trishul Defense Academy, and today I am here to discuss the questions of chemistry which are coming in today's CDS examination. So I am going to start this. First question है, which of the following is correct reactivity order for metals reacting with the dilute HCl? Students, जब भी किसी मेटल की रिएक्शन होती है एसिड से, तो वो जो आपका रिएक्शन है वो आपका रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिएक्टिविटी मेटल की रिएक्टिविटी या मेटल की पोजीशन पर डिपेंड करती है। मेटल जितना ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो आपको मेटल का सेट दिया है, मेटल का आपको सेट दिया है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो अगर आप पोजीशन देखेंगे इसमें सबसे ऊपर आपका मैग्नीशियम है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम, देन आपका होगा एल्यूमिनियम, देन होगा जिंक और देन होगा आयरन। मींस जो आपका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। तो ये आपका हो गया। हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रीटेड बाय लीव्स ऑफ नेटल दैट कॉजेज द पेनफुल स्टिंग। देखिए ये तो यहाँ पे खुद ही बोल रहा है कि स्टिंग नेटल की लीव में कौन सा एसिड होता है जिससे पेन होता है, तो वो आपका एसिड सेम है जो आंट के स्टिंग्स में होता है, और वो आपका है मिथेनोइक एसिड। वैसे हम लोग जो पढ़ाया जाता है आपको वो फॉर्मिक एसिड है, आप ऐसे पढ़े होते हैं, ये HCOOH, ये आपका इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। बट जब आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक कार्बन का मतलब हो गया मीथेन, और उसी में आप ओइक एसिड सफिक्स ऐड कर दोगे
तो नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, मींस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा मीथेनोइक एसिड। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल बेसिस आर एल्कली। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि एल्कली होता क्या है। जो भी बेसिस वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल बेसिस को आप एल्कली बोलते हो, तो सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं है, यानी सारे बेसिस तो एल्कली नहीं ही होंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा बोल रहा है ऑल एल्कलीज डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं वही एल्कली बनाते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। थर्ड है एल्कलीज आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। ये सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि एल्कली बेसिक है तो सोपी टच का होगा, टेस्ट उसका बिटर होगा, और जितने भी एल्कली हैं सारे के सारे कोरोसिव होते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस की बात करोगे तो यहां पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है वहां पे दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, मींस जो थर्ड क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन गार्ड ट्यूब दैट इज ड्राइंग ट्यूब दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। अच्छा, यहां पे आपको सारे कैल्शियम के हैलाइड्स दिए हुए और बोल रहा है HCl बनाया जाएगा। तो भाई अगर आप HCl बनाने जा रहे हो, यानी वहां पे कोई ऐसा मटेरियल हो जिसमें क्लोरीन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लोरीन कंटेनिंग मटेरियल आपका कैल्शियम क्लोराइड है, मींस आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम क्लोराइड। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। वैसे स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, या बहुत ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करें अपने माइंड को। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन हायर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, हाउएवर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट अवेलेबल इन द फर्टिलाइजर। ये कह रहा है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज किया जाता है क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, और किसी भी फर्टिलाइजर में सारे एलिमेंट्स नहीं होते हैं, सारे कंपोनेंट्स नहीं है। तो आगे बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन द फर्टिलाइजर। ये अगर आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज को देखें तो आप देखते हैं जो फर्टिलाइजर्स आते हैं वहां पे बैक पे लिखा होता है NP एंड K, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी कॉमन जो कंस्टिट्यूएंट है वो NPK है। और यहाँ पे NPK देखिए, पोटेशियम आपका होता है K, नाइट्रोजन है N और फास्फोरस है P। तो NP और K के अलावा यहाँ पे बचा कौन? आयरन, यानी आयरन कॉमन कंस्टिट्यूएंट फर्टिलाइजर का नहीं है, मींस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज आर करेक्ट, मींस यूनिवर्सल स्टेटमेंट के इंडिकेटर के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला दे रहा है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, एकदम करेक्ट बात है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को कई सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर के ही बनाया जाता है। सेकेंड है इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन। एकदम एक अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 1 है तो दूसरा होगा, 10 टू द पावर -2 है तो दूसरा होगा, यानी वो अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर देता है। थर्ड है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड और बेस इन द टाइट्रेशन। बिल्कुल यूनिवर्सल इंडिकेटर का आप यूज करते हैं किसी भी टाइट्रेशन में एसिड या बेस की कंसंट्रेशन को जानने के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो तीनों स्टेटमेंट्स दिए हैं वो करेक्ट हैं। और अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका होगा डी। तो ये आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिया दिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स इज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप
इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो देखिए डायमंड आपका नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, आप जानते हैं ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और फुलरीन भी कंडक्टर होता है, मींस आपका सेकंड और थर्ड ही कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर नहीं है। हम ऑप्शंस में सेलेक्ट करें तो फर्स्ट तो कभी कंडक्टर नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड भी नहीं हो सकता है क्योंकि डायमंड कंडक्टर नहीं है। यहां पे आइए लास्ट ऑप्शन देखिए थर्ड में, तो ये दे रहा फर्स्ट एंड थर्ड, तो डायमंड यहां भी नॉन कंडक्टर है, मींस आंसर आपका होगा सेकंड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। तो अगर आप एकदम करेक्ट वैल्यू की बात करोगे तो वो आपका होता है 0.08%। थोड़ा सा आप उसके राउंडिंग ऑफ में देखिए या उसके नियर अबाउट देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा 0.015%, मीन्स इट्स आंसर विल बी सी 0.015%। ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेटलर्जी टॉपिक से आया हुआ है। कह रहा व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए ये बोल रहा है कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, मॉइस्ट मतलब वहां पे ऑक्सीजन है, ये मॉइस्ट और फिर एयर ले रहा है तो मॉइस्ट का मतलब वाटर हो गया, वाटर कंटेंट है, और एयर है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और वहां पे रिएक्शन से बन जाएगा CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड, और फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, वो एक टाइप का एडिशन रिएक्शन होगा, और आफ्टर द एडिशन आपको कंपाउंड मिलेगा CuCO3 दैट इज क्यूप्रिक कार्बोनेट, मींस आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप मेटलर्जी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे पढ़ाया जाता है। मेटलर्जी में 4 स्टेप्स होते हैं, पहला कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, सेकेंड होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। तो ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का 2 तरीका होता है, एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में आप किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो विदाउट ऑक्सीजन, और वो हमेशा आप यूज करते हैं कार्बोनेट ओर के लिए। और दूसरा आपका होता है रोस्टिंग, तो रोस्टिंग हम उस ओर के लिए यूज करते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है, और ये बोल रहा है कि सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर मतलब ओर में H2- है, तो ऑक्सीजन नहीं है, आप चाह रहे हो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, मींस आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे, यानी फिनोमेना का नाम होगा रोस्टिंग। अगर यहीं पे ये आपका CO3 होता कार्बोनेट आयन, तो हम यहां पे आंसर लगाते कैल्सिनेशन, बट अगर आपके ओर में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आपका आंसर हमेशा रोस्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय सोल्डर। देखिए वैसे तो एलॉय सोल्डर में कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बट अगर आप मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो वहां मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका होता है लेड और टिन, माने इसका आंसर होगा बी। Students, this is all about from my side. For more answer, you have to visit on official website of Trishul Defence Academy, which is www.trishuldefenseacademy.ac.in. Thank you and जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आज बड़ा गर्व हो रहा है, हम आपके सामने दोबारा खड़े होने का हमें अवसर मिला है, क्योंकि जो पेपर आया है उसको हम यहाँ थोड़ा एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपको जानकारी ये दे दिया जाए कि आपको आंसर की मिलेगा पूरा हमारे www.trishuldefenseacademy.in पर जब आप खोलेंगे तो आपको ये बैनर मिलेगा, इसके सामने आपको ये लोगो मिलेगा, इसमें आप अपनी जानकारी डालकर आंसर की को अपलोड कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर आपको बायोलॉजी का जो है कि डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन CDS में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आए हुए हैं। उसको डिस्कस करते हैं। लगभग बायोलॉजी में 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं
और हम कुछ 9 to 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर भी आए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका इनवर्टिब्रेट से पूछ रहा है। इनवर्टिब्रेट से, जेनेटिक्स से, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रूपा एंड सचिन ऑब्जर्व एन एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन। रूपा कॉल्ड इट एन इंसेक्ट, रूपा ने उसे इंसेक्ट बोला, while Sachin identified as an earthworm. Which of the following character confirm that it is an insect? तो एक कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको दिए हैं 4, उसमें से कौन सा कैरेक्टर्स है जो इंसेक्ट को डिनोट कर रहा है? तो इंसेक्ट को डिनोट करने के लिए मेन 2 कैरेक्टर हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है वो काइटिनस स्किन का, इनका जो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो मेन कैरेक्टर है, और सेकंड कैरेक्टर जो होता है वो जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काइटिनस आपके ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन जो हम आपको बता रहे हैं जॉइंटेड लेग्स, तो यहाँ पर द एनिमल हैड जॉइंटेड लेग्स आपके आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एनिमल्स विच आर मैरीन, एनिमल्स विच आर मैरीन बायलेटरल सिमेट्री, मतलब पानियों में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, सिमेट्री इसकी बायलेटरल है, मतलब 20 से अगर काटे तो 2 भाग में डिवाइड हो जाए। हैव अ सीलोम, मतलब उसमें कैविटी हो, एंड अ नोटोकॉर्ड, क्या है नोटोकॉर्ड, बट नेवर फॉर्म अ वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो है बोन्स इनके में वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे वाले होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं। आर प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, उनको किस ग्रुप में हम रखते हैं? तो यहाँ पर देखिए आपके कॉर्डेट्स हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेटा और मैमेलिया। तो कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेटा, मैमेलिया में जो है आपके वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट। तो देखिए मेरिस्टेम आपका लिविंग टिश्यू है, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ऑनलाइन लेक्चर्स वहाँ पर पढ़े हुए हैं बायोलॉजी के, वहाँ पर भी देखेंगे चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी का मतलब होता है कि आपके जो है कि जहाँ पर मेरिस्टेम मतलब लिविंग टिश्यू होते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है लीफ के बेस पर। अगर ये लीफ है आपकी, लीफ के बेस पर प्रेजेंट होते हैं, और इंटर नोड्स मतलब स्टेम है, यहाँ से जहाँ से चीज़ों की ओरिजिन हो रही है उसको नोड बोलते हैं, और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following limits the number of trophic level in a फूड चेन। तो कहाँ पर लिमिट्स हो जाती है? लिमिट्स कहाँ है? फूड चेन में। फूड चेन क्या होता है? प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तक का जो एनर्जी का फ्लो है, जो एनिमल जैसे ग्रास है, ग्रास को रैबिट्स ने खाया, रैबिट्स को जो है कि फॉक्स ने खा लिया, तो ये एक फूड चेन सरा। तो कहाँ पर इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, एनर्जी की लेवल ख़त्म हो जाती है? तो यहाँ पर आंसर आपका सही जा रहा है डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है तो वहाँ पर फूड की एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन पी, देखिए जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है, जेनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है ये इजी है, अगर जिन्होंने मेंडल्स लॉ शुरू में ही सीख लिया होगा तो उनको दिक्कत नहीं होगी। अ प्योर टॉल प्लांट, तो ये देखिए टॉल का कैरेक्टर दे दिया टी टी, इज क्रॉस विद अ शॉर्ट प्लांट। तो देखिए टी को क्रॉस किया जब, तो यहाँ पर आपका ये F1 जनरेशन आया, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट इन दी F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में पूछ रहा है, तो F2 जनरेशन आपका इन्हीं के क्रॉसिंग से आ जाएगा। देखिए
ये आपका निकल गया। तो यहाँ पर ये टॉल हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 3:1 आपका 3 टॉल हो गए और 1 जो हो गया आपका ड्रॉप हो गया, ठीक है। और अगर सिर्फ प्योर देगा तो 1:2, 1:3 में 2 हाइब्रिड हो जाएंगे। यहाँ पर ये 2 हाइब्रिड है, लेकिन इसको टॉल में ही कंसीडर करेंगे, तो 3:1 आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये भी जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन इज नॉट ट्रू। वेरिएशंस के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। अब वेरिएशंस है, ये जेनेटिक्स से कहिए या म्यूटेशन से कहिए, म्यूटेशन जो है जेनेटिक्स का ही पार्ट है, वहीं से ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सही है। सबसे पहले क्वेश्चंस पर आप लोगों को ध्यान देना है, वो पूछ रहा है किस फॉर्म में, नॉट में फॉर्म पूछ रहा है कि ट्रू फॉर्म में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है मतलब ये है, तो ये आंसर सही नहीं हुआ। ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल होता है चांस ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि देखिए इस पूरे अर्थ पर किसी की लाइफ जो है कि फिक्स नहीं है, क्योंकि उसको किस एज तक जीना है। कोई किसी प्लांट की डेथ आज हो रही है, तो किसी एनिमल्स की डेथ कल हो रही है, तो सर्वाइवल का चांस फिक्स नहीं है। तो यहीं पर देखिए दे दिया इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, तो कोई बराबर नहीं जीता है, तो इस वजह से यहाँ पर नॉट इक्वल होता तो सही हो जाता, तो इसलिए आंसर यहाँ पर ये सही चला जाएगा। तो आगे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बता रहा है, while studying vegetation of an area, terms like population and community are often used. Which of the following statement best describe a population? तो community और populations में आपको यहाँ पर पूछ रहा है बेस्ट पॉपुलेशन किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन अ सेम एरिया एट द सेम टाइम। तो पहले ही सेंटेंस में आपको क्लियर हो जा रहा है आंसर कि कोई एक स्पीसीज एक जगह पर एक एरिया पर रहता है तभी वो पॉपुलेशन कर रहा है, और एक बॉडी कभी 2 जगह पर नहीं रह सकती है। तो एक बॉडी अगर मान लीजिए उसने 2 जगह पर अपना जो है कि हैबिटेट बनाया हुआ है, तो वो एक जगह पर एक पर्टिकुलर समय पर रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, तो अभी तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमारा होम टाउन या हमारा पर्टिकुलर हाउस कहीं और है, लेकिन एक जगह पर पॉपुलेशन होता है, उसको हम पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे, तो आंसर आपका यहीं पर सही हो जाएगा। आगे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज through a process of double circulation, which of the following statement is true in this regard? तो क्वेश्चन यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम से आया है, मतलब फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन आ गया है। हार्ट में देखिए, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर हुए, तो ये वाला आपका लेफ्ट हुआ, इधर वाला राइट चैम्बर हुआ। लेफ्ट वाले में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आपका ये राइट वाला है यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब डी यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो यहाँ से जो ब्लड निकला ये लंग्स में जाता है, यहाँ से बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कौन सा ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपका रीच कर रहा है लेफ्ट साइड से ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स नहीं, हार्ट से फ्रॉम द लंग्स में नहीं जाता, फ्रॉम द सेल में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीनेटेड, तो यहाँ पुअर नहीं है, गुड ऑक्सीनेटेड है, एंड इज ब्रॉट टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, नहीं, यहाँ से बॉडी के सेल्स में जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज ब्रॉट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो यहाँ से भी नहीं जा रहा है। ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज सेंट टू अराउंड द बॉडी। तो यहाँ पर जो आंसर जा रहा है, देखिए फर्स्ट वाला ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली आपको सारे क्वेश्चन डाउट में डाल सकता है।
ठीक है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, तो यहाँ पर हार्ट में आ रहा है फ्रॉम दी लंग्स, तो मान लीजिए लंग्स यहाँ पर है, तो लंग्स से ये पर यहाँ पर आता है लेफ्ट साइड में, तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब, तो ये आपका फंजाई से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो फूड मटेरियल है बॉडी के आउटसाइड में कहाँ पर अब्जॉर्ब होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो ही हैं, एक है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई है जो बाहर आपके फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसमें जो है आपका देखिए ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड आपके ये क्या हैं, ये फंजाई है। अमीबा चला गया आपके प्रोटिस्टा में, ग्रीन प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर, हायर प्लांट में चले जाएंगे, टेपवॉर्म आपके पैरासाइट वगैरह हैं। तो यहाँ पर सब डिफरेंट ऑप्शन है, तो आपका आंसर चला जाएगा ईस्ट मशरूम ब्रेड एंड मोल्ड। ये क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के में आए हुए थे CDS में। मैं एक बार फिर आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो आंसर की अपलोड की गई है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लिए, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको पोर्टल मिलेगा फास्टेस्ट आंसर की के लिए। यहाँ पर छोटी सी आपको डिटेल डालना है, जिससे आपको सारी आंसर की जितनी भी सीरीज़ है सब आपको मिल जाएगी। टिल देन यू हैव टू विजिट टू आवर वेबसाइट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। थैंक यू। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।